basically we have seen कि temples were developing into very very important centers, और धीरे धीरे फिर क्या होने लग गया था कि temples के साथ इसके आसपास जो है और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ गई थी और सारी डेवलपमेंट जो है वो होती जा रही थी। एंड जिसमें हमने देखा पहले तो इट वाज जस्ट अ सेंटर विच वाज कंसिडर्ड द होम ऑफ गॉड, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि इसमें सारे कमर्शियल एक्टिविटीज होने लग गई थी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके अराउंड वी विल नोटिस दैट लॉट ऑफ सिटीज स्टार्टेड टू डेवलप. This is what actually we just went through in our last class. Now, as we are trying to continue with the previous thing that we have done, we will be proceeding in continuation to that. Now, in this region of continuous warfare, if you remember, हमने कल किया था कि वहाँ पे क्या है, जो रिवर्स है वो अपनी रूट, एक्चुअली रिवर क्या, यूफ्रेट्स की जो ट्रिब्यूटरीज है और यूफ्रेट्स रिवर के जो चैनल्स हैं वो अपने रूट्स बदल लेते थे, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना पड़ता था फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ था, पीपल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द लैंड. एंड हमने ये भी किया था कि जब इनिशियली वो लोग जो भी फाइटिंग करते थे, उसके बाद उसमें से जो भी उनको लूट मिलता था वो लोग अपने फॉलोअर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और थोड़ा बहुत अपने टेम्पल की तरफ गिफ्ट कर देते थे. और जो लोग डिफीट फेस करते थे, जो डिफीटेड ग्रुप थे, उनको गार्ड और सर्वेंट्स के जैसे एम्प्लॉय कर दिया जाता था. फिर जो नेक्स्ट इसके आगे प्रोसीजर हुआ वो ये हुआ कि लोग जो है अब ये जो चीज लोकली जो जीतते थे और बस डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जीता हुआ जो लूट है, ये धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ मूव करने लग गए, जहाँ पे अब ये लोग कोशिश करते थे कि जितना ही इन लोगों ने जो हारी हुई एरिया है वहाँ से जितनी चीजें कलेक्ट की है, चाहे वो स्टोन हो चाहे वो मेटल्स हो, उनको वो गॉड के लिए और अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं. और हमने ये भी पढ़ा था कि एनामरकर ने बोला है कि जो किंग है उसका स्टेटस और उसकी अथॉरिटी इसी से अब डिसाइड होती थी, वो कितने एरिया के ऊपर कंट्रोल करता है, वो कितना गिफ्ट करता है अपने गॉड को एंड अकॉर्डिंगली. इसके बाद हमने एक और जो चीज की थी वो ये हमने की थी कि म्यूचुअली अब वो लोग क्या करने लग गए थे, दे वर रीइंफोर्सिंग साइकिल. मतलब अब ये जो टेम्पल वाले एरिया है, ये लोग ये चाहते थे कि लोग इनके आसपास रहें ताकि इनको आराम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी कर सकें. और जो लोग हैं वो चाहते थे हम टेम्पल के पास रहें ताकि हमारी लिविंग अच्छे से हो जाए, हमें ज़्यादा काम मिले. और एक और सिक्योरिटी पर्पस भी होता था. सिक्योरिटी पर्पस क्या होता था, सिक्योरिटी पर्पस होता था कि भाई जितने ज़्यादा लोग आसपास रहेंगे, अगर बाई चांस अटैक हुआ तो हम लोग क्या कर सकेंगे, एक दूसरे की सेफ्टी के लिए काम कर सकेंगे. फिर जो हमने प्रोसीजर किया था, जो हमने डेवलपमेंटल प्रोसेस किया था, वो ये था कि उरुक जो है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज है, ये धीरे धीरे 250 हेक्टेयर्स के अराउंड हो गया था 3000 BCE में. मतलब ऑलमोस्ट एज लार्ज एज ट्वाइस ऑफ आर मोहेंजोदारो. और जो आसपास की छोटी विलेजेस हैं उसको लोगों ने डेजर्ट कर दिया था. क्यों कर दिया था डेजर्ट? बिकॉज ऑब्वियसली वहां से शिफ्ट होके वो लोग किस तरफ आ गए थे, वो लोग उरुक की तरफ आ गए थे, जो उरुक का टेम्पल है उसके आसपास आके रहने लग गए थे. एंड देन वी प्रोसीडेड विथ कि इतनी डेवलपमेंट हो गई थी कि उन लोगों ने डिफेंसिव वॉल बनाना शुरू कर दिया था. जब हम बोलते हैं डिफेंसिव वॉल की बात, तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब कितना वहाँ पे हम बोलेंगे डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं एक अटैक का डर था, बिकॉज एवरी सेकेंड चीफ वांटेड टू बिकम मोर पावरफुल बाय डिफीटिंग द अदर वन. Now after this what happened was that we will see that it continuously expanded the area under which they were living. Why am I saying this? क्योंकि उनके एरिया जो है वो 250 हेक्टेयर से 400 हेक्टेयर तक बढ़ गया था, अराउंड 4200 BC से एंड 2800 BC तक. यानी उनकी जो एरिया है वो कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही थी.
इसमें वॉर कैप्टिव से रिलेटेड कुछ और चीजें हमने जो क्लास कल वाइंड अप करने से पहले की थी, वो ये थी कि वॉर कैप्टिव यानी जो हार जाते हैं, वहां से जब जिन लोगों को पकड़ा गया था वो लोग जो है उनसे क्या काम करवाते थे, और लोकल पीपल से भी, या तो वो राजा के अंडर काम करते थे या फिर वो टेम्पल के अंदर काम करते थे, गॉड के अंदर। इनको क्या दिया जाता था, इनका ये काम करना अंडर द किंग और अंडर द टेम्पल वो वेरी वेरी कंपल्सरी। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं एज आई सेड कि एग्रीकल्चर टैक्स जो था उससे रिलेटेड ही उतना ही इम्पोर्टेंट था। नाउ अलॉन्ग विद दैट इन लोगों को पेमेंट कैसे की जाती थी, इनको पेमेंट की जाती थी ग्रेन, क्लॉथ और ऑयल के फॉर्म में। ये सारा का सारा जो डेटा है अपना, ये सारा का सारा अपना डेटा अपने को मिला है इनके जो क्ले टैबलेट्स है उनसे। अपने पास हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट मिली है जिसमें लिखा गया है, लोगों के नाम लिखे गए हैं कि इस पर्सन को ये चीजें दी गई है। एंड अकॉर्डिंगली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि चाहे वॉर कैप्टिव थे या लोकल पीपल थे तो उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी, उनको पेमेंट दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि उनसे जबरदस्ती या फोर्स लेबर कराया जाता था, दो उनको करना ही पड़ता था, पर दे यूज्ड टू गेट सम पेमेंट इन फॉर्म ऑफ काइंड। और then we did कि they have given us one example. They used to build temple which is so large and requires so much of time and hard work. Where they have given one example कि एक temple है जिसको 5 साल लगे बनाने में और उसमें 1500 men काम करते थे, लगभग every day 10 hours a day, तब जाके वो temple क्या हुआ था, अपना complete हुआ था। So this is what, if we talk in terms of the things that were being done specifically war से related, और ये जो temple वगैरह थे ये जितने important थे उसके according। So now we move on to the next topic। जो अपना next topic है, as we say कि हम जब से ये पढ़ रहे हैं हम ये clay tablets की seals की बात कर रहे हैं। तो जो मेसोपोटामियन सील है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अस लॉट एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इनकी सील्स होती कैसे थी? सबसे पहली बात तो अपने जो ये अर्ली इंडिया में जो स्टोन सील्स मिली थी वो जनरली स्टैम्प्ड होती थी, पर इनकी जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। कैसे थी? इनकी सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स थी। If you can see the picture on your screen, you will notice that most of them are cylindrical in shape. And बीच में से, if you can notice the picture in which there is a kind of straight stick in between this cylindrical seal. Because ये काम कैसे करते थे? ये जो बीच में इन लोगों ने एक वुडन पीस डाल रखा है, ब्लॉक, उसमें से वो लोग क्या करते थे, उसको रखते थे और पीस ऑफ क्ले टैबलेट और उसको रोल कर देते थे। किसको? जो ये सिलेंड्रिकल सील है, तो जो प्रिंट है ना वो क्ले की सील पे आ जाता था। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडरस्टैंड कैसे करते थे। दिस एक्चुअली रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल फॉर अ क्राफ्टमैन टू प्रिपेयर। कि जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप की, एक हमारे पास स्टोन का, हमने सिलेंड्रिकल शेप का स्टोन ले लिया या उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू सिलेंड्रिकल शेप, और फिर उसमें एनग्रेव किया हुआ है जो हम चाहते हैं प्रिंट हमारे एक लंबे पीस ऑफ क्ले पे आए। और उसको कैसे अचीव करेंगे? ऑब्वियसली अपने हाथ से अगर रोल करेंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें इतना नीट ना हो, इतना अच्छे से नहीं बने, क्लीन नहीं बने, तो और रिफाइन ना बने, तो वो बीच में होल करके स्टिक उसमें डाल देते थे, फिक्स कर देते थे और फिर उस स्टिक को रोल करते थे अलॉन्ग विद दैट सिलेंड्रिकल सील ऑन द क्ले पीस, और जो भी हम चाहते थे वो एज इट इज वहां पे क्या हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। इन सील्स पे जनरली होते थे ओनर का नेम, क्योंकि ये ट्रेड के लिए भी आगे काम आते थे, और गॉड, क्योंकि गॉड को इन लोगों ने हर चीज में इम्पोर्टेंस दे रखी है। हमने ये देखा था कि बहुत सारी चीजों को में गॉड को ही ओनर माना जाता है, और जो ओनर है उसकी ऑफिशियल पोजीशन क्या है, और इसको किस तरीके से वो लोग करते थे कि जो सील है ना उसको क्ले की ये जो है इसको क्ले की कवरिंग करके स्ट्रिंग पे एक नॉट बना देते थे। नॉट मतलब गांठ जैसे बना देते थे क्लॉथ पैकेज के अंदर, ताकि वो चीज जो है सेफ रहे।
और या फिर जो पॉट है उसके माउथ पे इसको फिक्स कर देते थे। तो उससे दो चीज हो जाती थी कि चीजों की सेफ्टी भी हो जाती थी एंड सारी डिटेल पता चल जाती थी कि उस चीज के अंदर क्या है। नाउ यू पीपल हैव जस्ट फ्यू मंथ्स बैक attempted your board papers, so you know that जब तुम्हारे एग्जामिनेशन के पेपर्स आए होंगे तो यू मस्ट हैव नोटिस कि उन लोगों ने एक जो एनवलप था उसके ऊपर सील होती है ताकि उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सेफ रहे। उसी तरीके से वो लोग सील करते थे। वो लोग क्या करते थे, अगर क्लॉथ का पैकेज है तो उसकी जो नॉट होती थी उसमें स्प्रिंग से ये क्ले को अटैच कर देते थे इस पूरे सिलेंड्रिकल ये जो इन्होंने क्ले टैबलेट बनाया है उसको। और वैसे अगर कोई स्पॉट या ऐसी कोई चीज है तो उसके माउथ पे ये फिक्स कर देते थे। और अगर ऐसा क्ले टैबलेट आपको किसी चीज के साथ मिला है रोल किया हुआ तो इसका मतलब था वो चीज जो है वो पूरी ऑथेंटिक है, वो सही है, कहीं से भी वो खराब नहीं है और प्रॉपर लीगल वे में अच्छे तरीके से नॉन वे में उसको भेजा गया है। और ये जो सील करके चीजों को भेजने का तरीका था, it was considered the mark of city dwellers role in public life। यानी कि जो एक सिटी में रहने वाले लोग हैं वो लोग कितने डेवलप हो गए हैं और वो लोग ही जो है सामान को इस तरीके से सील करके भेजते थे इन क्ले टैबलेट्स के थ्रू। तो ये उनकी भी एक कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी को दिखाता था। तो ये जो चीज है इससे ही अपने को पता चलता है कि जो वो एरिया थी वो कितनी डेवलप थी। और वो राइटिंग जो इनिशियली तो ट्रेडिंग के लिए शुरू हो गई थी वो ट्रेड के साथ अब बाकी चीजों में तो थी ही, पर ट्रेड में भी उसके तरीके बदल गए थे और दे एक्चुअली यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको कैसे बेटर बनाए, कैसे अच्छी तरीके से बनाए। अब नाउ लेट अस मूव अ लिटिल बिट इनटू देयर लाइफ, मतलब जो बेसिकली इनकी सोशल लाइफ थी वो कैसे थी। दिस विल कम बेसिकली अंडर द सिटी लाइफ इन द सिटी। तो जो वहाँ पे सिस्टम था सबसे पहले तो ऐसा माना जाता था कि एक रूलिंग एलीट थी, स्मॉल सेक्शन ऑफ रूलिंग एलीट जो है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। इट हैपेंस इन एवरी सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी ऑल्सो। अपने को पता है कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और इसके अलावा बहुत जो हाई नंबर में ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास एवरेज या कम पैसे होते हैं। तो सोसाइटी डिवाइडेड ही ऐसे होती है जनरली, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था। पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। आई कैन नॉट से जस्ट बाय गेस वर्क, आई शुड हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ। और वो प्रूफ क्या है कि अपने को बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं। क्या एविडेंसेस? ज्वेलरी के, गोल्ड वेसल्स, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें व्हाइट शेल, लेपिस लजुली का काम किया हुआ है, सेरिमोनियल डेगर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी नाइफ की जो बेसिकली किसी सेरेमनी के टाइम ये लोग यूज करते थे। ये सारी चीजें हमें मिलनी कहाँ है? जहाँ पे राजा और रानी को आफ्टर देयर डेथ दे वर बरीड, यानी जहाँ राजा और रानियों को उनके मरने के बाद बरी किया जाता था तो उनके साथ में ये सामान बरी किए जाते थे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन से समहाउ दैट द पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। अदरवाइज व्हाट वाज द नीड कि कोई मर गया तो उसके साथ इतना सारा सामान साथ में बरी करो। इसका मतलब यही है, वो बिलीव करते थे कि आफ्टर लाइफ हो सकता है, आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइफ जहाँ पे अगर उनको इन चीजों की रिक्वायरमेंट हो तो इनके पास ये चीजें अवेलेबल होंगी। अब हम देखते हैं नॉर्मल जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। जनरली फादर ही जो है हेड ऑफ द फैमिली माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि थ्रू द रिटन स्क्रिप्ट वी हैव गॉट टू नो कि जनरली दे यूज्ड टू बिलीव इन न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे साथ रहते हैं। पर अपने पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसमें अपने को ये पता चलता है कि जनरली मैरिज के बाद भी सन और डॉटर इन लॉ फैमिलीज जो है वो साथ में रहते हैं। तो अपने इस चीज से ये आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है जब मैरिड सन और जो उनकी डॉटर इन लॉ और जो ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर है वो थोड़े से मैच्योर हो जाए तब हो सकता है उनको अलग कर देते होंगे। तो टिपिकली इट इज रिटन न्यूक्लियर फैमिली बट वी हैव एविडेंसेस कि वो लोग
अपने फादर और मदर के बाद भी मतलब फादर और मदर के साथ भी मैरिड कपल्स और उनके बच्चे रहते थे। अब इनका ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हम देखेंगे कि शादियां कैसे होती थी। दो इतना अपने को प्रोसीजर के बारे में नहीं पता भाई कौन सी सेरेमनीज होती थी, क्या रिचुअल के थ्रू होते थे, पर जिन चीजों के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन है वो अपने कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो है कि एक तरीके से जो ग्रूम के पेरेंट्स हैं या ब्राइड के पेरेंट्स हैं वो एक तरीके से डिक्लेयर करते थे कि अपनी विलिंगनेस कि दे वांटेड देयर सन टू गेट मैरिड टू समबडीज डॉटर। तो जनरली ग्रूम के पेरेंट्स बोलते थे। अगर ये जो ब्राइड की तरफ फैमिली से भी ये चीज एग्री हो जाती थी कि हाँ भाई वी आर रेडी टू मैरी द डॉटर विद द सन ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, तो वो लोग आगे प्रोसीड करते थे। जैसे ही जो गर्ल साइड पे हाँ बोल देते थे तो सबसे पहले क्या होता था, ग्रूम वाली फैमिली यानी जो बॉयज वाली साइड वाली फैमिली है वो देती थी लड़की के घर वालों को गिफ्ट। तो वी कैन से इट इज अ बिट डिफरेंट देन आवर सिस्टम, लॉट्स मोर डिफरेंट। दो अभी अपने बोले नाउअडेज एवरीथिंग इज इक्वल, बट बेसिक जो अपनी आइडियोलॉजी है जहाँ पे जनरली गर्ल्स के जो फैमिली मेंबर्स है वो देते हैं गिफ्ट। पर इनके क्या होता था, सबसे पहले ग्रूम की फैमिली गिफ्ट देती थी ब्राइड की फैमिली को कि चलो अपनी मैरिज जो है वो पक्की हो गई। उसके बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, ऑफरिंग देते थे टेम्पल में कि मतलब ऑब्वियसली बिकॉज टेम्पल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वहां पे, इसलिए। उसके बाद वो लोग साथ मिलके दे यूज टू हैव सम काइंड ऑफ सेरेमनी इन विच दे यूज टू कंज्यूम फूड टुगेदर। ऑब्वियसली अभी ऐसे अपने इंडिया में भी दिस इज अ बिग सेरेमनी वेयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड। Now because of the corona times obviously only 50 people can be invited, पर उनके भी काफी लोगों को बुलाया जाता था क्योंकि वहाँ पे उस समय एक्चुअली में कोरोना पैंडेमिक नहीं फैला हुआ था, इसलिए तो उनको बुला के वहाँ पे वो लोग सम सॉर्ट ऑफ सेरेमनी में दे यूज टू हैव फूड टुगेदर। और जब मदर इन लॉ अपनी बहू को लेने आती थी तो जो फादर होता था गर्ल का वो whatever part he wants to give the daughter as inheritance, he used to give that part to the daughter। और दो जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें से फादर का हाउस, हर्थ, फील्ड एक्सेट्रा जो है ये बॉय को ही जाता था, यानी दिस बिलोंग टू सन ओनली। बट फिर भी few part of the father's property maybe in the form of jewelry or some other form was given to the daughter during the time of marriage। This is all that we know about their marriage system, their family system and all। So now we move on to our next topic, and the next topic is when we study in detail about the cities। Now cities में अपने basically अभी पहले उरुक और उर्क के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये जो उरुक का पोर्शन है you will notice that we have already studied in the previous part, क्योंकि they have mentioned it in certain other portions, but we are taking it because we need to compare uruk and uru and we want to just have certain kind of clear classification कि this is basically about the city। So we start with uruk। उरुक का हमने किया था कि म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग साइकिल है, जिसमें मैंने बोला था कि विलेजर्स चाहते थे कि वो टेम्पल के पास रहें और टेम्पल वाले लीडर्स भी चाहते थे कि वो हमेशा इसके पास ही रहे, टेम्पल सिटी के पास, क्योंकि उनके जब भी आर्मी की जरूरत होगी तो इजीली अवेलेबल होगा। और विलेजर्स को था अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है और कभी बाई चांस अटैक हुआ तो अगर सब लोग साथ रहते हैं तो इट विल बी बेटर। वी हैव मेनी डिपिक्शन जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एविडेंसेस है क्ले टैबलेट्स और बाकी चीजों में जिसमें ऐसे दिखाया हुआ है आर्म फोर्सेस है, विक्टिम्स है एंड सो ऑन। And when you go through your book, you must see this page number 38, where there is one picture shown in which there is a man and he seems to be a leader, क्योंकि इनके हाथ में जो there is a kind of spear। अब ये जो सामने स्क्रीन पे है जनरली जो लीडर है उसको इसी फॉर्म में दिखाते थे विथ लॉन्ग बियर्ड एंड सच काइंड ऑफ हैट। एंड देन जो बुक में पिक्चर है उसमें यू विल नोटिस
कि है ना बहुत सारे जो वॉर कैप्टिव्स है, यानी जो हारे हुए हैं वो लोग उसके बाद उसके अंदर वो कर रहे हैं कि यू लीव अस, या उनके हैंड टाइड है कि वी आर रेडी टू वर्क फॉर यू एंड सो ऑन। यानी वी हैव एविडेंसेस कि वहां पे लड़ाई होती थी, जो कैप्टिव्स है उनसे काम करवाया जाता था एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ये भी किया था कि 3000 बीसी में हमने देख लिया कि उरुक जो है वो 250 हेक्टेयर था, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो बढ़ जाएगा अराउंड 400 हेक्टेयर। और उरुक जो है इट वाज गार्डेड बाय डिफेंसिव वॉल which clearly suggests that this area was prone to war because every other chief wanted that there should be some kind of improvement in their empire by conquering some other empire. So after this, their area was extended to 400 hectares, which was continuously done for many years. And अब agriculture tax के साथ साथ, मतलब इफ यू आर वर्किंग बहुत बार हो जाता था एग्रीकल्चर टैक्स माफ कर देते थे फॉर द कैप्टिव्स एंड द लोकल पीपल। एंड देन एज आई सेड कि उनको काम के बदले में उनको क्या दिया जाता था, उनको काइंड में दिया जाता था। काइंड में आई मीन कि उनको ग्रेस एंड बाकी चीजें दी जाती थी, oil etc. And again this also we discussed that one of the temple of that time took around 1500 men working 10 hours a day. Still it required 5 years to build such a great temple. So this is actually the Uruk that we are revising very quickly because we have already done it. Now along with this Uruk के बारे में और थोड़ी और चीजें समझ लेते हैं, because Uruk was a very developed city at that time. जो लोग हैं वहां पे दूर दूर जगह जाते थे टू सेट ए डिफरेंट थिंग्स फॉर कंस्ट्रक्शन। हमने पहले भी किया था कि वो जो है लेपिस लाजुली, अलग अलग टाइप के मेटल्स और ये सारी चीजें लाते थे डिफरेंट एरिया से, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उस एरिया की सुप्रीमेसी प्रूव होती थी। और इस हम देखते हैं कि इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा वो भी कर रखा था कि टेक्नोलॉजिकली भी ये लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे। Now it is considered that they knew lot and very proper use of bronze. Bronze you all may be knowing is a alloy of copper and tin. यानी कॉपर और टिन को मिला के अपने को क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। तो ब्रॉन्ज यूज किया जाता था टू डेवलप वेरियस काइंड ऑफ क्राफ्ट आइटम्स एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर सर्टन काइंड ऑफ टूल, और उन टूल से आगे यूज किया जाता था बाकी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। अब उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई थी कि वो ब्रिक के कॉलम्स बनाने लग गए थे। ब्रिक के कॉलम से वी मीन कि ब्रिक के बड़े बड़े खंबे जैसे बनाने लग गए थे। तो क्योंकि इनको अब ये आइडिया हो गया था कि इनके एरिया में जो वुड मिलता है वो रूफ और उसके ऊपर अगर और बड़े हॉल्स बने हैं तो उनका वेट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा एंड इट विल फाइनली कोलैप्स। तो इसकी जगह वो लोग ब्रिक के कॉलम्स बनाते थे एंड अकॉर्डिंगली वो लोग रूफ जो है दूसरी चीजों के, मे बी स्टोन के या और बाकी चीजों के बनाते थे, ताकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सॉलिड रहे। Hundreds of people were put together to work at making and baking clay. क्ले के बनाते थे, वो क्ले बहुत ज्यादा बेक करने लग गए थे फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद वो टेम्पल वॉल्स में उनको पुश करते थे, यानी इंसर्ट करते थे, दैट टू इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसको बोलते हैं मोज़ैक। If you have noticed in some of the areas, even some windows में अगर बात करी, you must have seen कि बहुत ज़्यादा कलरफुल जैसे लगते हैं, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। पर ऑब्वियसली वो ग्लास में नहीं करते थे, वो टेम्पल की वॉल्स में क्ले को अलग अलग करके एक मोज़ैक जैसी बना लेते थे, विच यूज टू अपेयर वेरी ब्यूटीफुल। दैट मीन्स कल्चर वाइज चाहे कंस्ट्रक्शन वाइज दे वर डेवलपिंग एंड दे वर ऑल्सो ब्यूटिफाइंग थिंग्स। मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे थे, वो चाह रहे थे हमारे टेम्पल्स, हमारे एरियाज जो वो बहुत ज्यादा क्या लगे, सुंदर लगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक और जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क हुआ था उस समय, वो था पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील एक बहुत हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था। क्यों था इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट? जस्ट इमेजिन इफ समबडी इज मेकिंग अ पॉट विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो ऑब्वियसली परफेक्ट शेप देने के लिए हर एरिया से सेम रहे और प्रॉपर सर्कुलर शेप हो, या अगर सपोज उनको सिलेंड्रिकल बनाना, व्हाटएवर शेप,
कितना टाइम लगेगा, और उसमें परफेक्शन आना थोड़ा मुश्किल होता है और टाइम भी बहुत होता है। तो जैसे ही पॉटर्स व्हील डेवलप हुआ तो ये लोग मास प्रोडक्शन करते थे, डजन्स ऑफ सिमिलर पॉट्स एट द सेम टाइम, अपने यूज के लिए भी और बाहर ट्रेड करने के लिए भी। So this is really considered a very very great technological advancement to the people of this time, और जिसको ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट कर लिया ये टेक्नोलॉजिकल भाई हाई थोड़ा इन लोगों ने अपने आप को हाई फाई बना लिया, बट वो उसको यूज भी कर रहे थे so that they can live a life which is more convenient, और इसके साथ साथ उनका हर चीज में ट्रेड भी बढ़ जाए। So this is basically when we talk about the Uruk. Now we move on to the next city, which is our Uruk. Uruk जो है, it is considered one of the earliest city जो excavate हुई थी 1930s में। 1930s में excavate होने के बाद we know कि इस एरिया की जो है टाउन प्लानिंग अच्छी नहीं थी। When we talk about town planning, now everywhere we have seen कि we are comparing generally this civilization with either Mohenjo-daro या Roman, और इसको थोड़ा सा अच्छा बता रहे हैं। Now this is one thing in which we can say our Harappan civilization was greatly developed, क्योंकि उनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, और स्पेशली जो उनका ड्रेन वाला सिस्टम था that was really good, जो कि यहाँ के लोगों का नहीं था। When I talk about कि यहाँ के लोगों का नहीं था, बिकॉज इनकी टाउन प्लानिंग ऐसी थी कि इनके जो घर है ना प्रॉपर शेप्स में नहीं बने हुए थे, प्रॉपर लेन्स में नहीं बने हुए थे, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट की, वाइंडिंग स्ट्रीट का मतलब होता है स्ट्रेट नहीं थी, बेंड बहुत थे, कहीं कभी यहाँ मुड़ रही है कभी यहाँ मुड़ रही है, और बहुत नैरो थी। तो क्योंकि बहुत नैरो थी तो इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो यहाँ तक व्हील कार्ट जो है इनके इनर एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में नहीं आती थी। तो एक देयर इज अ गेस बेस्ड ऑन सम एविडेंसेस कि हो सकता है कि जो डोंकी है उसके बैक पे ये लोग अपने ग्रेन्स या और जो भी हाउस होल्ड चीजें लानी होती थी वो सैक ऑफ ग्रेन्स और फायरवुड के लिए वुड, ये सारी चीजें जो है और डोंकी के बैक पे लेके आते थे। और हाउसेस जो है इरेगुलर शेप के थे, प्रॉपर प्लॉट्स नहीं बने हुए थे। एज आई सेड कि मोहनजोदारो में ड्रेनेज सिस्टम अपना बहुत अच्छा था, इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, बाहर की साइड कोई ड्रेन्स नहीं थी, ऐसे लगता था इनर कोर्टयार्ड की तरफ ही सारा पानी जो है जाएगा और घर के अंदर एक कवर्ड एरिया होती थी जहाँ पे जो है सारा पानी ड्रेन किया जाता था। इट इज कंसिडर्ड कि हो सकता है वो लोग बाहर की साइड ड्रेन इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बिकॉज उनकी जो रोड्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अनसेफ चीज थी, तो अगर उस पर ज्यादा चीजें स्पेशली लिक्विड डंप किया जाएगा या रेनी सीजन होगा तो वो बहुत स्लम्पी हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा स्लशी कीचड़ जैसा, और अच्छे से पीपल विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अदर। That is why maybe they did this kind of thing to avoid the problem in the sea. पर ऐसा माना जाता है कि ये जो अपने घर पे जब स्वीपिंग करते थे तो जो कचरा था ना वो बाहर रोड पे ही गिर देते थे, और जब लोग उससे मूव ऑन करते थे इधर से उधर तो ऐसा माना जाता था वो खुद ही फ्लैट हो जाता था ऑन दी रोड। पर इसके कारण क्या हुआ था कि सड़क जो है स्ट्रीट की हाइट धीरे धीरे हल्की हल्की बढ़ने लग जाती है, तो फिर इन लोगों को अपने घर का जो थ्रैश होल्ड है, थ्रैश होल्ड मतलब घर के का जो आगे की थोड़ी स्पेस होती है उसको ऊंचा करना पड़ा, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो बाहर का बारिश का पानी और मिट्टी है वो अंदर ना आ पाए। दैट इज वाई। अब ये है कि इन लोगों को हम कहीं ना कहीं ये बोलेंगे ये सुपरस्टिशंस में बिलीव करते थे एट दैट टाइम ऑल्सो, चलो समवॉट सिमिलर टू मेनी ऑफ द इंडियंस। अब ये लोग क्या बोलते थे कि एक तो इन्होंने ये कर रखा था कि विंडोज जो है उससे लाइट नहीं आती थी, डोरवेज होते थे आगे, और रूम के आगे डोरवे के आगे बहुत बड़ा कोर्टयार्ड होता था, बड़ा आंगन जैसा होता था, उसके बाद बाहर, तो बाहर के लोग जो वो डायरेक्ट आपके घर के अंदर रूम के अंदर झांक नहीं सकते, तो इनकी प्रिवेसी मेंटेन होती थी। सुपरस्टिशन क्या था इनका कि अगर घर का जो आगे वाला हिस्सा हल्का सा ऊंचा होगा तो आपको वेल्थ अच्छे से मिलेगा, मिलता रहेगा, यू विल बी रिच।
फ्रंट डोर जो है उसकी ओपनिंग किसी और के घर के सामने नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यू विल बी कंसिडर्ड, इट विल बी कंसिडर्ड अनलकी, ठीक है। और माना जाता था अगर बाई चांस सपोज आपके घर के सामने का जो डोर है वो और किसी के घर के सामने खुल रहा है, तो ऐसा माना जाता था कि उसकी जो वाइफ है ना, वो जो उसके हस्बैंड को है ना बहुत परेशान करेगी। इसके लिए तो सुपरस्टिशन की जरूरत है ही नहीं, जनरल बिलीफ है। बट ये लोग ये मानते थे कि अगर फ्रंट डोर है उसके सामने किसी का घर नहीं होना चाहिए, अगर मतलब फ्रंट डोर दूसरे के घर की ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसके बाद इन लोगों की सिमेट्री थी। सिमेट्री का मतलब जहाँ पे लोगों को आफ्टर दैट दे आर बीइंग बरीड, तो कॉमनर्स की भी थी और जो रॉयल पीपल की थी उनकी वहाँ पे उनको बरी किया जाता था। पर कुछ स्पेसिफिक जगह पे ऐसा मिला है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको उनके घर के अंदर के फ्लोर में ही दबा दिया गया। तो इसके बारे में वी डोंट हैव दैट मच ऑफ you can say we researches that what is done or why was it done or so, बट हम ये कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ कुछ बिलीफ हो कि ये कुछ बहुत ऑर्डिनरी लोग हैं या फिर मे बी सम काइंड ऑफ बिलीफ दे मे बी हैविंग, जिसके कारण कुछ लोग हैं जिनको उनके घर के अंदर ही फ्लोर में बरी कर दिया जाता था, पर बाकी के लिए एक प्रॉपर बनी हुई एरिया थी जिसपे ग्रेव्स होते थे ऑफ रॉयल पीपल एंड ऑल्सो ऑफ द कॉमनर। So today we are doing only this much.